जब भी मेरी शादी होती तो शादी की रात ही मेरे पिताजी मेरे पति को 30 लाख रुपए देकर कहते, मेरी बेटी को तलाक दे दो। मैं अब तक कई तलाकें ले चुकी थी, मगर हमेशा पिताजी मेरी ज़बरदस्ती शादी कराकर तलाक दिलवा देते और वजह कुछ भी नहीं बताते। लेकिन माँ मुझे उसी रात मीठा शरबत देती, जिसको पीते ही मैं सो जाती थी। और सुबह जब आँख खुलती तो हर कोई मुझे अजीब सी नज़रों से देखता। इस बार मैंने सोच लिया था कि मैं शरबत पीने के नाटक करूंगी। जैसे ही मैं सोने का नाटक करने लगी तो मेरे पांव तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मेरा पति मेरे रूबरू बैठा मुझे बड़े गौर से देख रहा था, जबकि मैं शादी की सेज पर दुल्हन बनी बैठी खुद में ही सिमटी चली जा रही थी। मैं इंतज़ार कर रही थी कि वो मेरी खूबसूरती में तारीफ़ों के फूल बांधे, मगर उसे यूं बैठे बैठे जब बड़ी देर हो गई तो मैंने अपना घूंघट उठाकर देखा तो मैं बोल पड़ी कि क्या बात है, आप मुझे इस तरीके से घूर घूर कर क्यों देख रहे हो। और उनकी नज़रें अभी भी मेरे चेहरे पर जमी हुई थी। वो कहने लगा कि तुम बेहद हसीन हो रचना। 2 महीने पहले हमारी मंगनी हुई थी। तुमसे पहले भी मेरी माँ मेरे लिए कई लड़कियों के रिश्ते लेकर जा चुकी थी, मगर मुझे कोई भी लड़की पसंद नहीं आती थी। जब मैंने तुम्हारा फ़ोटो देखा तो एक पल के लिए वो लम्हा थम सा गया था। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। अरुण मेरी तारीफ करने लगा तो मेरी जान में जान आई। मैं मुस्कुराते हुए उसकी बात सुनने लगी। मुझे उसकी बातें सुनना उस वक्त बहुत अच्छा लग रहा था। वो बोलता चला जा रहा था और मैं सुकून से उसकी बातें सुनती जा रही थी। एकलौता बेटा हूँ, इसलिए उनको मेरी शादी की बहुत जल्दी थी। मैंने भी कहा कि चट मंगनी और पट ब्याह कर दो, और मैं ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं कर सकता। और मेरी माँ ने मेरी बात मान ली। और अब देखो ना कि तुम मेरी दुल्हन बनी सेज पर बैठी हो मेरे सामने, और पिछले 2 महीने मुझसे बिल्कुल भी नहीं कट रहे थे। मैंने एक एक दिन गिन गिन कर गुजारा था। तुमसे फ़ोन पर बात करता था तो जी चाहता था कि तुम्हें अपने पास ले जाऊं। रचना, आज मेरे दिल की तमाम ख्वाहिश पूरी हो चुकी है, मगर अफसोस तो इस बात का है कि मैं तुम्हें हासिल करने की कोशिश भी ढंग से नहीं कर सका, और अब जुदा होने का वक्त भी आ गया है। अरुण की आखिरी बात सुनकर मैं चौंक सी गई। मैं बोली, अरुण आप ये क्या कह रहे हो? भगवान ना करे कि हम कभी अलग हो। अरुण ने अफसोस से मुझे देखा था। फिर वो बोला, मैं जब से कमरे में आया था इसी बात को सोच रहा हूँ कि तुम ज़्यादा अहम हो या फिर 30 लाख। मेरा दिल तुम्हारा नाम लिया, मगर दिमाग कहता है कि 30 लाख कोई छोटी रकम नहीं है। अगर मैं सारी ज़िंदगी भी कमाता रहूँगा तो भी 30 लाख इकट्ठा नहीं कर पाऊँगा। मैं हैरत से बोली, कौन से 30 लाख और कहाँ से आए? तो इस पर अरुण कहने लगा, तुम्हारे पिताजी ने विदाई के वक्त मुझे दिए थे कि तुम जिस तरह मेरी बेटी को विदा करके ले जा रहे हो, अगर उसी तरह उसे तलाक देकर मेरे घर वापस छोड़ जाओ तो मैं तुम्हें पूरे 30 लाख रुपए दूंगा। मुझे अरुण की बात सुनकर बहुत गुस्सा आ गया था। मैं बोली, आपका दिमाग तो ठीक है ना? मेरे पिताजी मेरी शादी के लिए किस कदर फिक्रमंद थे, या आप नहीं जानते? उन्होंने बड़ी छानबीन कर मेरा रिश्ता तय किया था, क्योंकि पिताजी कहते थे कि रचना, ये शादी उम्र भर का बंधन होता है, इसलिए मैं बहुत सोच समझ कर तुम्हारी शादी करूँगा। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे ही पिताजी मेरी तलाक दिलवाना चाहते हैं? आप यकीनन मेरे साथ कोई भद्दा मजाक कर रहे हैं, मगर मैं आपको साफ साफ बता दूं, मुझे इस किस्म का मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं। यह बात सच है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मगर इस मजाक की वजह से अगर मैं आपसे रूठ गई ना तो कभी नहीं मानूंगी। अरुण बोला, रचना तो मुझे माफ़ कर देना, मगर मैं बहुत मजबूर हो चुका हूँ, इसलिए मैं अपने पूरे होशो हवास में तुम्हें तलाक देता हूँ। अरुण ने एक ही सांस में सब कुछ कहकर मुझे खुद से अलग कर दिया, जबकि मैं उससे मिन्नतें करने लगी थी। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं यह नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। शादी के सेज पर ही मुझे तलाक मिल जाएगा। मेरी आंखों में आंसू बहने लगे तो अरुण बोला, बस बस, अभी रोने का वक्त नहीं है यार। मुझे डर है कि तुम्हारे पिताजी अब अपना फैसला बदल ले। ये ना हो कि मुझे 30 लाख रुपए में से एक फूटी कौड़ी भी ना मिले। चलो जल्दी जल्दी उठो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आता हूँ। मुझसे हिला भी नहीं जा रहा था, मगर अरुण ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे घसीटते हुए अपने साथ बाहर ले आया और गाड़ी में बैठाकर मेरे घर के दरवाजे तक ले आया। अरुण ने बेल बजाई तो दरवाजा पिताजी ने खोला था। पिताजी की तरह देखकर अरुण बोला,
ये लो अंकल आपकी अमानत, अब मुझे मेरी रकम दे दो ताकि मैं यहाँ से चली जाऊँ। मेरी आंखों के सामने मेरे पिताजी ने अरुण को नोटों से भरा हुआ एक बैग दे दिया था। अरुण वापस चला गया तो पिताजी मेरा हाथ थामकर मुझे घर के अंदर ले आए थे। उन्होंने मुझे सोफे पर बैठाया और मेरा हाथ थामकर कहने लगे कि भगवान का लाख लाख शुक्र है, उसने तुम्हारी जिंदगी तबाह होने से बचा ली। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं बोली, पिताजी मुझे बताइए, यह आपने मेरे साथ क्या किया है? आपने मुझे रुस्वा क्यों कर दिया? मैंने तो सुना था कि पिता अपनी बेटियों के घर बसाने की खातिर बहुत कुछ कर जाते हैं, मगर आपने तो मेरे पति को 30 लाख रुपए देकर मेरी तलाक करवा दी। मैं अब तलाक का माथे पर सजा कर कहाँ फिरूंगी? रोते रोते मेरी हिचकियाँ बंध गई थी। इतनी देर में माँ मेरे लिए मीठा शरबत बना कर ले आई और मुझसे कहने लगी, मेरी बेटी यह शरबत लो। माँ की बात सुनकर मैं चीख पड़ी थी। मैं बोली, माँ मेरा घर उजड़ गया है। मैं शादी की पहली रात ही तलाक लेकर घर वापस आ चुकी हूँ। इस सब के पीछे कोई और नहीं बल्कि मेरा खुद का सगा बाप है। ऐसे में आप मुझे दिलासा देने के बजाय, अपने पति का गिरेबान पकड़ने के बजाय मेरे लिए मीठा शरबत ले आई हैं। मुझे बताइए, क्या यहाँ पर कोई मजाक हो रहा है? माँ ने मेरे दोनों हाथ थाम लिए थे, जबकि पिताजी बोले कि रचना, जब तुम्हारे फेरे अरुण के साथ हो चुके थे, उस वक्त एक रिश्तेदार ने मेरे कान में आकर मुझे बताया था कि अरुण और उसके घरवाले फ्रॉड हैं। अरुण तुमसे पहले भी कई लड़कियों से शादी कर चुका है। यह सब सुनकर तो मैं हैरत में पड़ गया था, मगर मैंने सोचा कि शायद यह झूठी खबर हो, इसलिए मैंने अपने जरिए से पता लगाया तो मुझे मालूम हुआ कि अरुण सच में अच्छा लड़का नहीं है जो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर देता। तुम मेरी एकलौती बेटी हो, खुद ही बताओ मैं तुम्हारी ज़िंदगी तबाह होते हुए कैसे देख सकता था? उससे बोल पड़ी, पिताजी पहले आपके जरिए कहाँ मरे हुए थे? आपने पहले इस बात की जांच पड़ताल क्यों नहीं कराई? मंगनी टूट जाती तो भी मुझे इतना दुख नहीं होता। अब तो मैं शादी के बाद तलाक लेकर आई हूँ। अपनी सहेलियों को क्या मुंह दिखाऊंगी? लोग तो मेरा मजाक उड़ाएंगे। पिताजी बोले, लोगों की खातिर मैं तुम्हारी जिंदगी खराब होने देता क्या? नामुमकिन है। हमारी बातों से घर में शोर हो रहा था और वो सुनकर घर के मेहमान बरामदे में आ गए। वो तो यह नज़ारा देखकर हैरान रह गए थे। माँ ने जल्दी से मुझे वो मीठा शरबत पिला दिया। अब मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। मेरा दिमाग सुन्न होने लगा था। हर तरफ खामोशी छाने लगी थी। देखते ही देखते मैं बहुत गहरी नींद में सो चुकी थी। अगले दिन दोपहर के वक्त जब मेरी आंख खुली, मैं अपने बेड पर लेटी हुई थी। मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। मेरा दिमाग इधर उधर के माहौल को पहचानने में गलती कर रहा था। मैं यही सोच रही थी कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। फिर मेरे दिमाग में रात वाला मंजर घूमने लगा था और मुझे तो तलाक हो गई है, यह बात सोचते ही मेरा दिल डूब गया था। मैं जल्दी से उठ बैठी और भागते हुए बाहर बरामदे में आ गई। सब मेहमान वापस जाने की तैयारियों में मसरूफ़ थे, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वो मुझे अजीब सी नज़र से देखने लगे। मेहमानों की नज़रों में मेरे लिए गुस्सा नहीं था और ना ही ताने थे। कुछ ऐसा था जिसे मैं महसूस नहीं कर पा रही थी। माँ ने मुझे देखा तो मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ कमरे में ले गई। कहने लगी, रचना तुम दिल छोटा मत करना, मैं तुम्हारा घर ज़रूर बसाऊंगी और एक ऐसे शख्स को तुम्हारा जीवन साथी बनाऊंगी जो तुम्हें सर आंखों पर बैठा कर रखेगा, तुम्हें दुनिया जहाँ की खुशियाँ देगा। तुम अपना दिल छोटा मत करो बेटा। जब तक तमाम मेहमान चले नहीं गए, मैं माँ के कमरे में ही चुप करके बैठी रही। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं किसी का सामना कर सकूं। जब शोर थम गया तो मैं अपने कमरे में वापस आ गई थी। मैंने अपना मोबाइल उठाया था और अरुण के साथ अपनी पुरानी चैट्स पढ़ने लगी थी। उसने हर मैसेज में मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। उसने हमेशा साथ निभाने का वादा किया था। उसके हर मैसेज में यही लिखा था कि वो मुझे कभी अकेला छोड़ नहीं जाएगा। क्या ऐसा भी हो सकता है कि ऐसी बातें करने वाला इंसान धोखेबाज हो सकता है? मेरे दिल से यह बात जा ही नहीं रही थी कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तब मुझे अपने पिताजी से भी इंतहा नफरत होने लगी थी। उनकी वजह से मेरा घर टूट गया था। मैं लोगों से डरने लगी, इसलिए घर से बाहर नहीं निकलती थी। जबकि पिताजी ये सब देखते तो निहायत अफसोस में डूब जाते थे। मुझसे कहते, रचना तुम बाहर निकलो, घूमो फिरो, खुद को घर में कैद मत रखो। मैं उनकी बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती थी,
मगर पिताजी मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ बाहर ले जाने लगे थे। वो मुझे बहुत ज़्यादा वक्त देते थे। वो मुझे हर वक्त समझाते रहते थे। एक दिन मुझसे कहने लगे, एक चॉकलेट पसंद है ना? मैंने हाँ में सिर हिला दिया। तो कहने लगे कि तुम चॉकलेट खाने के लिए किस हद तक जा सकती हो? तो मैं बोल पड़ी कि पापा मैं तो पहाड़ से भी कूद सकती हूँ। तब पापा बोले, और अगर तुम्हारे सामने मैं एक तरफ बिरयानी रख दूँ और एक तरफ चॉकलेट, तो तुम किस चीज़ को चुनोगी? मुझे हंसी आ गई और मैं बोली कि एक भी मिनट गवाए मैं बिरयानी ही खाऊंगी, क्योंकि बिरयानी के सामने चॉकलेट की मोहब्बत दिल से गायब हो जाती है। तब पापा बोले, रचना तुम अरुण के लिए सिर्फ एक चॉकलेट जैसी हैसियत रखती हो, जबकि पैसे उसके लिए बिरयानी जैसे हैं। उसने तुम्हें पैसों की खातिर छोड़ दिया, तो क्या अब तुम सारी ज़िंदगी उसका रोग अपने दिल में लगाकर बैठी रहोगी? मैं पापा की बातें सुनकर फूट फूट कर रोने लगी। आखिर वह सच ही तो कह रहे थे। अरुण ने अगर मुझे छोड़ा था तो इसमें पापा का क्या कसूर था? और ना ही पैसों का, बल्कि असल कसूरवार तो खुद अरुण था, जिसकी नीयत खराब हो गई थी। उस दिन मैं इतना रोई थी कि दिल से अरुण का ख्याल हमेशा हमेशा के लिए निकल गया था। पापा मुझे नई शुरुआत के लिए तैयार कर रहे थे। उन्होंने मुझे एक लड़के की तस्वीर दिखाई तो मैंने अपनी रजामंदी जाहिर कर दी। पिताजी ने लड़के वालों को घर बुला लिया और मेरी और प्रकाश की मुलाकात भी करवा दी। प्रकाश एक अच्छा लड़का था। वह कहने लगा, मुझे मालूम हुआ है कि आपकी पहली शादी खत्म हो गई है। मैं जानता हूँ लड़कियों के लिए शादी का टूट जाना बहुत ही ख़तरनाक चीज़ होती है और उन्हें बहुत बड़ा सदमा लगता है। मैं आपको इस भ्रम और सच में से निकालने की पूरी कोशिश करूँगा और आपको बहुत ज़्यादा मोहब्बत दूंगा। प्रकाश की बातें सुनकर मेरे अंदर उम्मीद जाग गई। मैंने पापा से कह दिया था कि मैं प्रकाश के साथ शादी करने के लिए राजी हूँ, पर इस बार मैं मंगनी नहीं करना चाहती थी। मैंने सीधा शादी का ऑप्शन का चुनाव किया। इसलिए सिर्फ 2 ही हफ्तों के बाद ही वो दिन भी आ गया जब मेरी और प्रकाश की शादी हो गई। खुश थी, मगर इस बार शादी की रात के लिए मेरे दिल में बहुत सारे डर उमड़ रहे थे। वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। मैं प्रकाश के कमरे में बैठी थी। वह बहुत खुश था। मेरे पास आया, मेरा घूंघट उठाया और मेरे हाथ में सोने की अंगूठी पहनाकर बोला, रचना मैं तुम्हें उम्र भर खुश रखने की कोशिश करूँगा। मैं मुस्कुरा कर बोली, क्या मुझे आपकी बातों पर यकीन कर लेना चाहिए? प्रकाश ने हाँ में सिर हिला दिया और बोला, जान की बाजी लगा दूंगा, मगर आपकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। तभी अचानक प्रकाश के फ़ोन की घंटी बजने लगी। उसने फ़ोन निकालकर कान से लगाया तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट अचानक से गायब हो गई। वो कहने लगा, आप यह क्या कह रहे हैं? मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा। फ़ोन करने वाला आदमी, उसे कुछ पता नहीं लगा। उसकी बातें सुनकर प्रकाश कहने लगा कि मैं आपकी बात पर कैसे यकीन कर लूं। दूसरी तरफ उस आदमी ने पता नहीं उसे क्या कहा। प्रकाश के चेहरे पर अचानक से मुस्कुराहट आ गई। प्रकाश ने फ़ोन बंद कर दिया और मेरा हाथ पकड़कर बोला, रचना मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहता हूँ। उसका यह अल्फाज मेरे दिल पर हथौड़े की तरह लगी। मैं गुस्से में बोली, तुम क्या बकवास कर रहे हो? तो कहने लगा, रचना मैंने 2 साल पहले ही एक प्राइवेट कंपनी में जॉब स्टार्ट की थी। उस कंपनी ने मुझे बहुत बुरे हालात से गुजारा था, जबकि मेरे हुनर के सामने इतनी छोटी नौकरी बिल्कुल भी नहीं जचती थी। हालांकि उस कंपनी वालों ने मेरी वजह से बहुत तरक्की की, लेकिन फिर भी मेरी तरफ हाथ नहीं बढ़ाई और ना ही मुझे कोई इज्जत दी। जिस दिन मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर आया था, तब तुम्हारे पापा कहने लगे, मुझे बताओ प्रकाश, तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? इस पर मैं उनसे बोला कि अगर मुझे 20 लाख रुपए मिल जाए तो मैं अपना बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। अभी तुम्हारे पिताजी का फ़ोन आया था। वो मुझे 30 लाख रुपए देने के लिए राजी हैं। बदले में उन्हें मुझसे तुम्हारे लिए तलाक चाहिए। मैं तुम्हें तलाक हरगिज़ न देता, मगर एक तरफ तुम थी और दूसरी तरफ मेरा एक बहुत बड़ा सपना। चलो आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, क्योंकि अब हम दोनों एक दूसरे के लिए अलग हो चुके हैं। उसकी बातें सुनकर मेरा सर चकराने लगा। मेरे गाल लाल हो गए थे। मैं दहाड़ कर बोली, नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ, खुद चली जाऊंगी। प्रकाश मुस्कुरा कर बोला, यार मेरी मजबूरी है कि तुम्हारे पापा ने मुझसे कहा है कि अगर तुम मेरी बेटी को छोड़ने आए तभी तुम्हें पैसे दूंगा। इसलिए अगर मुझे तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती भी करनी पड़ी
तो मैं उससे भी पीछे नहीं हटूंगा। मैंने सर हिला दिया था। मैं कुछ कहे बिना ही प्रकाश के साथ चल पड़ी। जो मर्द मुझे पैसों की खातिर तलाक दे सकता था, फिर वो कुछ भी कर सकता था। घर के दरवाजे पर प्रकाश ने ही बेल बजाई, जबकि पिताजी मुझे देखकर बोले, आ गई मेरी बेटी। वह ऐसे अंदाज में मुझसे पूछ रहे थे जैसे कि कोई बात हुई ही नहीं है। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कहीं घूमने गई थी और वहां से वापस आई हूँ। मैं कुछ नहीं बोली। पिताजी बाहर निकलकर प्रकाश से बातचीत करने लगे। तभी मेरी माँ मेरे लिए वो मीठा शरबत फिर से ले आई। माँ और पिताजी ने दूसरी बार भी मेरा घर उजाड़ दिया था। तभी मुझे पीछे से पापा की आवाज़ सुनाई दी कि प्रकाश एक अच्छा लड़का नहीं था, वो तुम्हें खुश नहीं रख पाता। मैं गुस्से में बोली, पापा मुझे हैरत होती है कि आपने करोड़ों का बिजनेस अकेले कैसे संभाला हुआ है, जबकि आप में तो कोई भी फैसला करने की ताकत ही नहीं है। आपको इतना भी नहीं मालूम कि आपके सामने बैठने वाला आदमी अच्छा है या धोखेबाज है। आपको अगर प्रकाश पर शक था तो आपने उससे मेरी शादी कराई ही क्यों? मेरी दहाड़ से मेरी माँ हिल गई और कहने लगी, बेटा ये शरबत पी लो, इससे तुम्हें सुकून आ जाएगा। मैंने ना में सिर हिला दिया, मगर माँ ने ज़बरदस्ती ही मुझे शरबत पिला दिया और शरबत पीते ही मुझे सुकून मिल गया। मुझे नींद आ गई। अगले दिन मैं बहुत देर से उठी थी। दिन निकल आया था। मैं सोकर उठी तो मेरे घर के नौकर मुझे बहुत हैरत से देख रहे थे। मुझे समझ नहीं आता था कि ये सब क्या हो रहा है। अब मैंने खुद को अपने कमरे के अंदर बंद कर लिया था। मैं किसी से मिलती जुलती नहीं थी। पापा एक दिन मेरे पास आए और कहने लगे कि कितने दिन हो गए हैं, मैं तुम्हारा इंतज़ार करता रहा था कि तुम बाहर आओगे, हमारे साथ मिल जाओगी, बातें करोगी, मगर तुमने तो हमसे दूरी बना ली। मैंने कहा, पापा मुझे बताइए, आपने मेरे साथ इतना बुरा क्यों किया? आपने मेरी तलाक क्यों करवाई? पापा कहने लगे, बेटा कभी कभार अपनी औलाद की बेहतरी के लिए इंसान को करना पड़ता है ना। दुनिया में ऐसा कौन सा पिता होगा जो ये चाहेगा कि उसकी बेटी को मुश्किल हालात का सामना करना पड़े। मेरा बस चले तो तुम्हारी पाँव भी अपनी हथेली पर रख लूँ, मगर ये दुनिया है बेटा, यहाँ माल और संतान इंसान की आजमाइश के लिए ही है। मैंने जो कुछ भी किया बड़ी तकलीफ़ में किया है। मैं हरगिज़ ऐसा नहीं करना चाहता था। मैंने सर हिला दिया और कहा, पिताजी आखिरी बार था, मैं अब आपको अपने एहसास और अपने जज्बात के साथ खेलने की इजाज़त नहीं दूंगी। पिताजी बोले, हाँ हाँ बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा तुम कहोगी। उस दिन के बाद मैं पिताजी और माँ के साथ बैठने लग गई। मेरे दिल में बहुत से सवाल थे। पिताजी मुझे तलाक क्यों दिलाते थे? क्या मेरे दोनों पति बहुत ही बुरे थे? अगर बुरे ही थे तो पिताजी को इसके बारे में पहले से क्यों नहीं पता चलता था? शादी की रात क्या कोई अंतर्यामी आकर उनको बताता था कि तुम्हारी बेटी का पति अच्छा नहीं है, उसे तलाक दिलवा दो? चलो ये भी मान लिया कि पिताजी को पता चल जाता था, फिर वो 30 लाख की रकम देकर ही मुझे तलाक क्यों दिलवाते थे? मैं अभी इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढ नहीं पाई थी कि पिताजी ने मुझसे कह दिया कि वो मेरी तीसरी शादी कराना चाहते हैं। मैं तो पिताजी की बात सुनकर ही आपे से बाहर हो गई थी। मैं बोली, नहीं पिताजी, अब बस हो गया, मैं आपको अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं दूंगी। पिताजी बोले, बेटा अब की बार मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढा है। मैं बोली, पिताजी अगर मेरे लिए लड़का आसमान से भी उतर जाए तो भी मैं तीसरी बार शादी नहीं करूंगी। पिताजी ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और फूट फूट कर रोने लगे थे। वो बोले, मैं जब जब तुम्हें उदास देखता हूँ तो मेरे दिल के टुकड़े हो जाते हैं। मेरी बेटी मुझे माफ़ कर दो, मैं अगर तुम्हें यूं ही उदास देखता रहा तो अपनी जान से हाथ धो लूँगा। मैं तो पिताजी की बात सुनकर ही बहुत घबरा गई थी कि वह इस हद तक भी जा सकते हैं। मैं बोली, पिताजी मुझे मजबूर ना करें। पिताजी के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे, इसलिए मैंने उनकी बात मान ली थी। मैं तीसरी शादी के लिए तैयार हो चुकी थी, मगर इस बार ना तो मेरा दिल और ना ही मेरा दिमाग इस बात की इजाज़त दे रहा था कि मुझे तीसरी शादी करनी चाहिए। बस एक मजबूरी थी जो मुझे निभानी पड़ रही थी। मेरी तीसरी शादी की रात भी मेरी दूसरी दोनों शादियां की तरह ही गुजरी थी। मेरे तीसरे पति ने भी मेरे बाप के कहने में आकर मुझे तलाक दे दी थी। मैं गम और गुस्से से पागल हो गई थी। मुझे समझ नहीं आता था कि क्या करूं और क्या ना करूं। दिल चाहता था पूरी दुनिया को आग लगा दूं और अपने बाप के घर से भाग जाऊं। मेरा तीसरा पति भी मुझे मेरे पिताजी के घर छोड़कर चला गया था। अब मुझे अपने पिताजी से नफरत हो गई थी। पिताजी अगर ये सब कर रहे थे तो माँ उन्हें क्यों नहीं रोकती थी
और वो मेरे लिए मीठा शरबत लेकर हाजिर हो जाती थी। 1 महीना ही सुकून से गुजरा होगा कि पिताजी ने फिर से मेरी शादी की रट लगा ली। वह कहने लगे, मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हारा घर बसाना चाहता हूँ। मैं गुस्से में बोली, मैं आपके मुंह से दोबारा यह अल्फाज नहीं सुनना चाहती। तो पिताजी कहने लगे, अगर मेरी बेटी का घर नहीं बस सकता तो मेरा भी क्यों बसे। मैं तुम्हारी माँ को तलाक देकर उसको खुद से अलग कर दूंगा। मैं पिताजी की तरह बड़ी हैरत से देखने लगी। क्या यह उनकी मोहब्बत थी मेरे लिए, या फिर वो मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे? मगर क्यों और क्यों अब मेरे होशो हवास पर सवार हो गया था? इसका जवाब मुझे चाहिए ही चाहिए था। इसलिए मैं बोली, पिताजी ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। पिताजी ने मेरे लिए लड़का तो पहले ही ढूंढ रखा था, बस मेरी तरफ से इजाज़त मिलने की देर थी। मेरी शादी कर दी गई थी। मैंने लड़के की सिर्फ तस्वीर देखी थी। पिताजी कह रहे थे कि शादी से पहले एक बार मिल लो, मगर मैंने इनकार कर दिया था, क्योंकि मैं जानती थी कि इस शादी का अंजाम भी तलाक पर ही होना था। खैर, तय किए गए मुहूर्त के अनुसार मेरी शादी हो गई और मैं अपने चौथे पति की सेज पर बैठी थी। सागर मेरे पास आया तो कहने लगा, रचना, मैं ये नहीं पूछूंगा कि तुम्हारी 3 तलाक क्यों हुई है। मैंने तुम्हें दिलो जान से अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया है। मैं मुस्कुरा कर बोली, तुम फिक्र मत करो, तुम्हें थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा कि मुझे 3 बार तलाक क्यों हुई थी। वो हैरत से मुझे देखता रहा और फिर हमारे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। तभी सागर ने उठकर दरवाज़ा खोला। वह बाहर निकल गया था, जबकि मैं धड़कते दिल पर काबू पाकर उसका इंतज़ार कर रही थी कि ना जाने क्या होगा। तब सागर कमरे में आया और कहने लगा, रचना, तुम्हारे पापा ने एक आदमी को भेजा था। वह कह रहा था कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं तो वो मुझे 30 लाख रुपए देंगे। अगर मैं अपनी बीवी को अपनी इज्जत समझता हूँ और पैसों के लालच में तलाक नहीं दे सकता। यह बात मेरे गैरत के खिलाफ है। मैं बड़ी हैरत से अपने पति को देख रही थी। क्या मर्द ऐसे भी होते हैं जो अपने शब्दों पर जमे रहे, जिनको पैसे का लालच तोड़ ना सके? मैं सागर को आजमाने की खातिर बोली, सागर, मेरी पहली तलाक भी इसी वजह से हुई थी। मेरे पति मुझे पैसों की खातिर छोड़कर चला गया था। आप क्यों इतनी अच्छी डील अपने हाथों से गंवा रहे हो? वो मुस्कुरा कर बोला, जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। पैसा तो हाथों का मैल होता है। मेरे माँ बाप और मेरी बीवी ही मेरी पूरी दुनिया है, ना कि पैसा। सागर की बातें सुनकर मुझे लगा था कि मेरा दिल खुशी से भर जाएगा। फिर मैं बोली, सागर, एक बात कहूँ? इस पर उसने हाँ में सिर हिला दिया। तो मैं बोली, मैं इस चीज़ से बेखबर हूँ कि मेरे पिताजी ने मेरे साथ ये सब क्यों किया। मैं अब हकीकत मालूम करना चाहती हूँ, इसलिए आप मेरे साथ चलें और यह जाहिर करें कि मुझे तलाक दे चुके हैं। फिर सब कुछ पता चल जाएगा। सागर ने मेरी बात मान ली और हम मेरे माता पिता के घर चले गए। पिताजी सागर से बात करने लगे, जबकि मैं घर में आकर रोने लगी थी। माँ ने मुझे फिर से वो मीठा शरबत ला दिया। मैंने उनसे नज़र बचाकर शरबत गिरा दिया और ख़ुद सोने का नाटक करने लगी थी। अभी मुझे 10 मिनट ही गुजरे थे कि हमारे घर में बहुत से लोग आने लगे थे। पहले तो एक नर्स आई थी। उसने मेरा चेकअप किया तो कहने लगी, इसको फिर से पागलपन का दौरा पड़ा है। यह लड़की मर्द को अपने इर्द गिर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो आप इसकी शादी करते ही क्यों हैं? यह अपने आप को नुकसान पहुंचाने लगेगी, तब आपको सुकून मिलेगा। फिर एक वकील घर में आ गया। पिताजी ने नर्स की कही हुई बातें वकील को बता दी थी। नर्स ने भी वही बात वकील के सामने दोहराई थी। फिर सागर को भी वहीं पर बुला लिया गया था। वो कहने लगा, वकील साहब, मैं जैसे ही कमरे में पहुंचा, मेरी बीवी ने मुझ पर हमला कर दिया और मुझे मारने पीटने लगी। फिर बोली, तलाक दे दो, नहीं तो मैं अपनी जान ले लूँगी। इसलिए मैंने तलाक दे दी। ऐसा मुझे रचना के पिताजी ने कहने के लिए कहा था, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। मेरी पत्नी बिल्कुल ठीक ठाक है। मैं भी उठ बैठी थी और वकील साहब से बोली, ये सब मेरे खिलाफ साजिश है। मेरे पिताजी ने 3 बार मुझे तलाक दिलवाई है। वकील ने सर हिला दिया और बोला, रचना, आपके सगे पिताजी ने मरने से पहले अपनी सारी जायदाद आपके नाम कर दी थी। अगर उनकी वसीयत में यह शर्त थी कि जब तक आपका घर नहीं बस जाता, यह जायदाद आपके नाम पर ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। आपका सौतेला बाप शायद इसलिए ये खेल खेल रहा होगा। वह हर बार आपको तलाक दिलवा कर मुझे बुला लेता था और कहता था कि मेरी बेटी घर बसाने की काबिल नहीं है, उसके साथ जहनी मसला है, और फिर ऐसा ही बयान आपका पति भी देता था। मैं हक्का बक्का रह गई थी। क्या सच में ये इंसान जिसको मैंने सारी ज़िंदगी पिताजी की तरह चाहा, वो मेरा सगा बाप नहीं था? मैं बोली,
माँ, ये शख्स मेरा सगा बाप नहीं था तो क्या हुआ, आप तो मेरी सगी माँ थी। आपने यह सब क्यों किया? इस पर सागर कहने लगा, मैं बताता हूँ। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे पिताजी के साथ रहते हुए इस शख्स के साथ मोहब्बत की नज़दीकियाँ बढ़ा ली थी और फिर उसके साथ घर से भागकर डिवोर्स ले ली थी। तुम्हारे सगे बाप इसी सदमे में चल बसे थे, इसलिए उन्होंने ऐसी वसीयत की थी। तुम्हारी माँ की आंखों से शायद अभी तक इस शख्स की मोहब्बत की पट्टी नहीं उतरी है, जो यह तुम्हारे साथ ये सब करने से बाज नहीं आए। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। आज मैं भरी दुनिया में तन्हा रह गई थी। सागर ने ही मुझे सहारा दिया था। मैंने अपने माता पिता के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर दिया था। उनको पुलिस पकड़ कर ले गई। जिन लोगों ने मुझ पर रहम नहीं किया, भला मैं उन पर तरस कैसे खा सकती थी। फिर जब तक इन लोगों को सज़ा नहीं मिल जाती, इन लोगों की हरकतें बदलने वाली नहीं थी। सारी जायदाद मेरी हो चुकी है। मैं और सागर ही हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। सच है कि पैसा बहुत बुरी आजमा है। यह अपने सगे लोगों का खून सफ़ेद कर देता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। इस कहानी से क्या सीख मिलती है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।